Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हम अक्सर कहते हैं वो बंगाली हैं, ये तमिल हैं, वो राजस्थानी हैं। ये पहचानें हमें बहुत स्वाभाविक लगती हैं, जैसे ये हमेशा से थीं। पर क्या वाकई ऐसा है? ये क्षेत्रीय पहचानें, ये संस्कृतियां बनी कैसे? आज हम इसी कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। हमारे स्रोत हैं एनसीईआरटी की क्लास 7 इतिहास की किताब का चैप्टर 9 और साथ में यूपीएससी के कुछ पुराने सवाल, जो हमें दिखाएंगे कि इस टॉपिक को किस नजरिए से देखना है। हमारा मिशन ये समझना है कि भारत की ये रंग बिरंगी क्षेत्रीय संस्कृतियां किसी एक दिन में नहीं बनी, बल्कि सदियों तक चले लेन देन, टकराव और मेल जोल का नतीजा है। बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। किसी भी संस्कृति की नींव होती है भाषा, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें केरला में मिलता है। 9वीं सदी में महोदयपुरम का चेर राज्य। मुझे जो बात सबसे कमाल की लगी वो ये थी कि उस जमाने में जब ऑफिशियल काम के लिए संस्कृत का दबदबा था, चेर राजाओं ने अपने अभिलेखों यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए मलयालम भाषा और लिपि का इस्तेमाल शुरू किया। ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ा कदम रहा होगा, है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा नहीं थी, ये अपनी एक अलग क्षेत्रीय पहचान को स्थापित करने का तरीका था। शासक कह रहे थे कि हमारी भाषा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो भारत की कहानी को और खूबसूरत बनाती है। उन्होंने संस्कृत को पूरी तरह छोड़ा नहीं। अच्छा, तो दोनों साथ साथ चल रही थी। हाँ, और यही तो खासियत है केरल की। मंदिर रंगमंच परंपरा, जिसे आज भी देखा जा सकता है, वो अपनी कहानियां संस्कृत महाकाव्यों से ही लेती थीं। और 14वीं सदी की एक किताब है लीला तिलकम, ये ग्रामर और पोएट्री पर थी और इसे मणि प्रवालम स्टाइल में लिखा गया था। मणि प्रवालम? मणि प्रवालम, इसका मतलब होता है हीरे और मूंगे। हीरे और मूंगे मतलब दो कीमती चीजें एक साथ। एग्जैक्टली। यहाँ हीरा है संस्कृत और मूंगा है क्षेत्रीय भाषा मलयालम। ये सिर्फ एक साहित्यिक शैली नहीं थी, ये एक फिलॉसफी थी। ये दिखाती है कि कैसे दो अलग अलग परंपराएं एक दूसरे से लड़ नहीं रहीं, बल्कि मिलकर कुछ नया और ज्यादा सुंदर बना रही हैं। ये कल्चरल सिंथेसिस का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, और ये थीम हमें पूरे भारत के इतिहास में बार बार दिखेगी। वाह! तो भाषा पहचान बना रही है, लेकिन दूसरों से सीखकर, मिलकर। भाषा के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ होता है धर्म, और यहाँ शासकों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। इसका सबसे दमदार उदाहरण शायद ओडिशा के पुरी का जगन्नाथ संप्रदाय है। हाँ, जगन्नाथ यानी दुनिया का मालिक, जो विष्णु का ही एक रूप है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। आज भी जगन्नाथ की मूर्ति स्थानीय आदिवासी कबीलों के लोग लकड़ी से बनाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि जगन्नाथ की जड़ें किसी स्थानीय देवता में है। तो सवाल ये उठता है कि एक स्थानीय आदिवासी देवता वैष्णव धर्म के इतने बड़े प्रतीक कैसे बन गए? और यहाँ एंट्री होती है राजा की। बिल्कुल। 12वीं सदी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने तय किया कि वो पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक विशाल मंदिर बनवाएंगे। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। फिर 1230 में राजा अनंग भीम द्वितीय ने तो एक कदम और आगे बढ़कर अपना पूरा राज्य ही देवता को सौंप दिया और खुद को उनका उपशासक या डेप्यूटी घोषित कर दिया। इसका राजनीतिक मतलब क्या हुआ? मतलब राजा ने अपनी पावर कम कर दी। देखने में ऐसा लगता है, पर असल में उन्होंने अपनी पावर कई गुना बढ़ा ली। ये सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था, ये बहुत चालाक राजनीतिक रणनीति थी। एक स्थानीय देवता को अपनाकर और उसे विष्णु जैसे एक बड़े स्थापित देवता से जोड़कर राजा ने स्थानीय लोगों का विश्वास और समर्थन जीत लिया। वो अब सिर्फ एक विजेता राजा नहीं थे, वो भगवान के प्रतिनिधि थे। कमाल है। यही वजह है कि बाद में जब मुगल या मराठा आए तो वो सिर्फ पुरी के खजाने के पीछे नहीं थे, वो जगन्नाथ मंदिर पर अपना कंट्रोल चाहते थे। अच्छा। क्योंकि जो मंदिर को कंट्रोल करता था वो ओडिशा के लोगों के दिलों पर राज करता था। कमाल है। मतलब धर्म और राजनीति हमेशा से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो हमने देखा कि शासकों ने धर्म के जरिए अपनी सत्ता को वैधता दी, लेकिन सत्ता का एक और स्तंभ है
वीरता की कहानियां। और जब वीरता की बात आती है तो राजस्थान का जिक्र होना लाजमी है। हाँ, राजस्थान और राजपूतों की वीरता की कहानियां। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं, ये कल्चर को जिंदा रखने का तरीका थीं। इन्हें खास तौर पर ट्रेंड चारण भाट गाते थे, जो वीरों की यादों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इन कहानियों में दोस्ती, वफादारी, प्यार, गुस्सा सब कुछ था। और इन कहानियों ने एक आदर्श स्थापित किया कि एक राजपूत को कैसा होना चाहिए। इन कहानियों में महिलाओं का भी खास रोल था, है ना? वो अक्सर संघर्ष की वजह भी बनती थीं और अपने पतियों के साथ जीवन और मृत्यु दोनों में साथ देती थीं, जिसमें सती प्रथा जैसी दुखद परंपरा का जिक्र भी आता है। बिल्कुल। और इन्हीं सांस्कृतिक परंपराओं से कला के अलग-अलग रूप जुड़े हैं, जैसे नृत्य और नाट्य। यहाँ यूपीएससी का एक एंगल आता है। 2013 में एक सवाल त्रिभंग मुद्रा के बारे में पूछा गया था। त्रिभंग एक पोस्चर है जिसमें शरीर 3 जगहों गर्दन, कमर और घुटने से मुड़ा होता है। ये सिर्फ एक डांस पॉज नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये भारतीय कला में गति, ऊर्जा और दिव्यता का प्रतीक है। आपको ये मंदिरों की मूर्तियों से लेकर भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों तक हर जगह दिखाई देगा। यूपीएससी ने ये सवाल पूछकर कैंडिडेट की भारतीय कला की विजुअल लैंग्वेज की समझ को परखा है, सिर्फ रटे रटाए फैक्ट्स को नहीं। और नृत्य की बात हो रही है तो कथक का जिक्र तो करना ही होगा। इसका नाम ही कथा से भी निकला है। हाँ, कथक शुरू में उत्तर भारत के मंदिरों में कथा सुनाने वालों की एक जाति थी, जो अपनी कहानियों में जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर 15वीं-16वीं सदी में भक्ति आंदोलन की लहर आई। राधा कृष्ण की कहानियों पर आधारित रासलीला जैसे लोकनाटक लोकप्रिय हुए और कथक के हाव भाव उसमें घुल मिल गए। लेकिन यहाँ एक सवाल है, ये मंदिरों की एक कला मुगल दरबार के मनोरंजन का हिस्सा कैसे बन गई? ये तो एक बहुत बड़ा कल्चरल लीप लगता है। क्या इसमें कोई टकराव नहीं हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। टकराव के बजाय यहाँ एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मुगल बादशाहों और उनके दरबारियों के संरक्षण में आने के बाद कथक का स्वरूप बदला। मंदिरों का भक्ति भाव तो रहा, लेकिन साथ में दरबार की नजाकत, टेक्निकल फिनेस और तेज चक्रों जैसे एलिमेंट्स जुड़ गए। ये एक और शानदार उदाहरण है कि कैसे कलाएं नए माहौल में जाकर खुद को विकसित करती हैं। आगे चलकर इसके 2 बड़े घराने बने, एक जयपुर में जहां राजपूती परंपरा का असर था और दूसरा लखनऊ में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में, जहां नजाकत और अदा पर ज्यादा जोर था। ये कलाकारों का एक जगह से दूसरी जगह जाना और कला का रूप बदलना वाकई दिलचस्प है। और ऐसा ही कुछ चित्रकारों के साथ भी हुआ, खासकर लघु चित्रकला या मिनिएचर पेंटिंग्स में। हाँ, मुगल बादशाहों, खासकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने पेंटिंग की कार्यशालाएं स्थापित की थी, जहां बहुत स्किल चित्रकार काम करते थे। लेकिन जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो ये कलाकार कहाँ जाते? उन्हें नए संरक्षकों की जरूरत थी। तो कई चित्रकार दक्कन और राजस्थान के राजपूत दरबारों में चले गए। और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इससे क्रिएटिव एक्सप्लोजन हुआ होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ कलाकारों का रीलोकेशन नहीं था, ये शैलियों का संगम था। मुगल पेंटिंग का डिसिप्लिन और रियलिज्म जब राजपूत कला के चटक रंगों और इमोशनल इंटेंसिटी से मिला तो कुछ बिल्कुल नया पैदा हुआ। मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, हर रियासत ने अपनी एक अलग स्टाइल विकसित की। फिर हिमालय की तलहटी में बसोहली की बोल्ड और एनर्जेटिक स्टाइल और कांगड़ा की काव्यात्मक और नरम शैली उभरी, जिसमें ठंडे नीले और हरे रंगों का इस्तेमाल होता था। ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक पतन कभी-कभी क्षेत्रीय स्तर पर एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण को जन्म दे सकता है। और यहीं पर यूपीएससी फिर से आता है। 2015 में कलमकारी पेंटिंग पर सवाल था। ये दक्षिण भारत की एक क्षेत्रीय कला है। इससे पता चलता है कि आयोग ये जानना चाहता है कि एस्पिरेंट भारत की इन विविध क्षेत्रीय कलाओं को समझता है या नहीं, जो बड़े शाही केंद्रों के बाहर फल फूल रही थी। सही कहा, वो देखना चाहते हैं कि आप मैप पर कल्चर को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। हमने अब तक भाषा, धर्म और कला के पैटर्न देखे हैं। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ बुनकर देखते हैं एक खास क्षेत्र के केस स्टडी में। और इसके लिए बंगाल से बेहतर जगह क्या होगी? बंगाल वाकई एक फैसिनेटिंग केस स्टडी है। आज हम बंगाली को एक बहुत पुरानी और समृद्ध भाषा मानते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती संस्कृत ग्रंथ बताते हैं कि बंगाल के लोग संस्कृत से जुड़ी भाषाएं नहीं बोलते थे। तो ये भाषा आई कहाँ से? ये तो एक पहेली है। इसका जवाब धीरे धीरे मिलता है।
चौथी तीसरी सदी ईसा पूर्व से बंगाल और मगध मतलब बिहार के बीच व्यापार बढ़ा, जिससे संस्कृत का प्रभाव भी बढ़ा। फिर गुप्त शासकों ने उत्तरी बंगाल पर कब्जा किया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस तरह संस्कृत धीरे धीरे वहां की लोकल लैंग्वेज में घुलने मिलने लगी। और बंगाल का धार्मिक लैंडस्केप भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है। वहां मस्जिदों और पीर का एक अहम रोल रहा है। ये कैसे हुआ? 16वीं सदी के बाद लोग पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ इलाकों से निकलकर दक्षिण पूर्वी बंगाल के घने जंगलों और दलदली इलाकों में बसने लगे। ये मुश्किल इलाके थे। यहाँ उन्हें कुछ कम्युनिटी लीडर्स मिले, जिन्हें पीर कहा जाता था। ये पीर कोई सूफी संत हो सकते थे, कोई सैनिक या कोई और धार्मिक हस्ती। ये लोगों को बसने में मदद करते थे, उन्हें स्थिरता देते थे। इनके इर्द गिर्द बस्तियां बनी और साथ ही मस्जिदें भी बनी, जो इन नए समुदायों के केंद्र बन गईं। मतलब धर्म यहाँ लोगों की जिंदगी की प्रैक्टिकल जरूरतों से जुड़ा था। और मंदिरों का क्या? बंगाल के मंदिर भी तो बहुत खास हैं। हाँ, 15वीं सदी के बाद बंगाल में मंदिर बनाने की एक लहर चली, जिसे कई निम्न माने जाने वाले सामाजिक समूहों जैसे कोलू जो तेली होते हैं और कंसारी घंटा धातु के कारीगर ने समर्थन दिया। इन मंदिरों की आर्किटेक्चर भी अनोखी थी। छत झोपड़ी की तरह 2 चाला मतलब 2 ढलान वाली या चौचाला यानी 4 ढलान वाली होती थी। इसे आज भी बांग्ला गुंबद या बंगला डोम कहते हैं और ये बंगाल की अपनी पहचान बन गया। और बंगाल की बात हो और खाने की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? खासकर मछली। हाँ बिल्कुल। और यहाँ हमें एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है कि कैसे स्थानीय संस्कृति कभी-कभी बड़े धार्मिक नियमों को भी बदल देती है। ब्राह्मणों के लिए मांसाहारी भोजन वर्जित माना जाता है, लेकिन बंगाल में नदी नालों की भरमार है और मछली लोगों के खाने का एक अहम हिस्सा है हमेशा से। तो क्या हुआ? नियम बदल गया? हाँ, नियम को झुकना पड़ा। स्थानीय लोगों में मछली की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि ब्राह्मणवादी अधिकारियों को बंगाल के ब्राह्मणों के लिए इस नियम में ढील देनी पड़ी। 13वीं सदी के एक संस्कृत ग्रंथ बृहद धर्म पुराण ने बाकायदा बंगाल के ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की इजाजत दे दी। ये इस बात का बेहतरीन सबूत है कि संस्कृति हमेशा ऊपर से नीचे मतलब टॉप डाउन नहीं आती। कभी कभी स्थानीय परंपराएं इतनी मजबूत होती हैं कि वो महान परंपराओं को भी अपने हिसाब से ढाल लेती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से हम क्या टेक अवे ले सकते हैं? एक बात तो साफ है कि कोई भी क्षेत्रीय संस्कृति स्थिर या पत्थर की लकीर नहीं है। ये सदियों से चल रही एक जटिल प्रक्रिया का नतीजा है, जिसमें स्थानीय परंपराएं और बाहरी विचार लगातार मिलते रहे हैं। शासकों ने इन्हें अपने हिसाब से आकार दिया है और आम लोगों ने इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। बिल्कुल सही। ये सब एक डायनामिक प्रोसेस है, एक बहती हुई नदी की तरह। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना चाहिए, हमारे स्रोतों में यूरोप के राष्ट्र राज्यों मतलब नेशन स्टेट्स के उदय का जिक्र है, जो अक्सर एक भाषा, एक संस्कृति के विचार पर बने थे। लेकिन भारत में, जैसा हमने मणि प्रवालम के उदाहरण में देखा, क्षेत्रीय पहचानें अक्सर कई भाषाओं और परंपराओं के एक साथ रहने और घुलने मिलने से बनी थीं। भाषाई शुद्धता के बजाय सांस्कृतिक संश्लेषण का ये लंबा इतिहास आज भारत के एक राष्ट्र होने के विचार को कैसे आकार देता है, ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.